नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ। इस बार हम बात कर रहे हैं इमेज बिल्डिंग की, छवि निर्माण की, कि कैसे पॉलिटिकल पार्टियों के कोई विशेष नेता अपने लिए छवि निर्माण पर बहुत काम करते हैं। उससे क्या होता है, उनका भूत, उनका वर्तमान और भविष्य तीनों के विषय में कुछ दिशाएं तय हो जाती हैं। उन्होंने क्या किया है पहले, अभी क्या कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे। दरअसल इसी छवि निर्माण की कोशिश में वो नेता या पार्टियां लोगों को सब्जबाग भी दिखाते हैं, जिसके झांसे में कई बार जनता आती है और कई बार उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं। मान लीजिए कोई चीज लोगों को पता नहीं है, वो बताया जाता है मीडिया के द्वारा, और वो छवि निर्माण के हिसाब से होता है कि यह आदमी कितना बढ़िया है, कितना विशाल हृदय का है, इसकी सोच कितनी बहुत बड़ी है, यह कितने वैश्विक नेता है, ये कितने धरातल के नेता हैं, ये कितने धरती पकड़ हैं और कितने आसमान में हैं। ये सारी चीज छवि निर्माण के द्वारा की जाती है। मित्रों, दुनिया भर में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके छवि निर्माण पर या इमेज बिल्डिंग पर बहुत पैसे भी खर्च किए गए हैं, बहुत मेहनत भी किया गया है, और तब उनका एक बहुत विस्तृत विशाल छवि निर्मित हुआ है, जिसका उन्हें लाभ भी हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। यह बताया जाता है उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि हमारे नेता की छवि कितनी बेहतर है और दुनिया में वो कितने मजबूत हुए हैं, और इसमें सच्चाई भी है। दूसरी पार्टियों के भी नेता हैं जिनके छवि निर्माण की कोशिश नहीं की गई और बाद में छटपटाहट दिखी। उसमें एक राहुल गांधी, बाद में उन्होंने भी इस पर काफ़ी काम किया। भारत जोड़ो अभियान के तहत उन्होंने पैदल यात्राएं की और उनकी छवि में दिन प्रतिदिन जो बढ़ोतरी हुई है, उनका इमेज बहुत बेहतर हुआ है अभी पहले के ज़्यादा। एक और नेता है नीतीश कुमार, जो भी काम करें लेकिन उसका प्रचार ज़्यादा नहीं करते हैं। अब करते हुए वो भी दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए कोई कुछ भी कहता है, करता रहे, लिखता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे उनमें भी सुधार हो रहा है। दोस्तों, इस पर द नीति की टीम ने बात की प्रख्यात समाजशास्त्री, गांधीवादी, जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर और प्रोफेसर आनंद कुमार जी। आइए हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा, कि इस चीज का किसको कितना नुकसान है, कितना लाभ है, और यह क्यों होना चाहिए। तो आइए हम सुनते हैं डॉक्टर आनंद कुमार को। आज की दुनिया में क्योंकि हम सब एक विराट समाज का हिस्सा हैं, इसलिए मीडिया के जरिए जो छवियां प्रसारित होती हैं और मीडिया के माध्यम से जो दृष्टि बनती है, उसका सबसे ज़्यादा महत्व है। अब परिवार की चर्चा, आस पड़ोस की दृष्टि, गांव समाज का रुख, इस सब के ऊपर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए प्रश्न उठाए जाते हैं, उत्तर बनाए जाते हैं, छवियाँ प्रसारित की जाती हैं, उनका ही आज सबसे ज़्यादा असर होता है। पिछले दिनों में एक नया आयाम भारतीय राजनीति में बना, जिसको मीडिया पावर कहा गया। और ये मीडिया पावर या जन संचार साधनों की शक्ति श्री राजीव गांधी के ज़माने से शुरू हुई, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनका चयन हुआ, चुनाव में उतरे और अपार जन समर्थन से वो भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसा कहा जाता है कि जो जिस साधन से शक्तिवान बनते हैं, उसी से उनकी शक्ति जाती भी है। उसी मीडिया ने फिर एक समय में मिस्टर क्लीन की छवि देने के बाद श्री राजीव गांधी को एक तरह से अपुष्ट आधारों पर भ्रष्टाचार के आरोपों से मलिन छवि का प्रधानमंत्री बना दिया, और उनके मुकाबले में श्री वीपी सिंह, जो उनके ही कैबिनेट के मंत्री थे, एकाएक बेहतर छवि के नायक के तौर पर प्रस्तुत हो गए। श्री राजीव गांधी के प्रसंग से ही सबक लेकर के तब से अब तक की सभी राजनीतिक धाराओं के लोग मीडिया को महत्व देते हैं। पिछले दिनों में श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक और आयाम विकसित किया, जहाँ सोशल मीडिया का भी सजग इस्तेमाल उनकी छवि निर्माण की रणनीति का हिस्सा बना। सोशल मीडिया में
अपनी बातों को रखना और प्रतिद्वंदियों या प्रतिपक्षियों को आलोचना का शिकार बनाना, खास तौर पर एक नया तरीका आतंकित करने का बना है ट्रोलिंग का, उससे उनको चुप करा देना, ये भी एक नया अनुभव है जिससे कि राजनीतिक व्यक्तित्वों को सामना करना पड़ रहा है, उसका उत्तर तलाशना पड़ रहा है। लेकिन ये बात खाली भारत में ही नहीं है। पिछले ज़माने में, पिछले दौर में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने और उनका मुकाबला उनसे बेहतर क्षमता और छवि वाली हिलरी क्लिंटन से मुकाबला था। लेकिन मीडिया का ऐसा सूझबूझ और सटीक इस्तेमाल का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि देखते देखते डोनाल्ड ट्रंप एक बेहतर छवि वाले, बेहतर समझदारी वाले, बेहतर रणनीति वाले नेता के रूप में स्थापित हुए और हिलरी क्लिंटन मीडिया के मोर्चे पर पराजित हो गई। जब मीडिया के मोर्चे पर कोई पराजित हो जाता है तो उसके फिर वापस मुकाबले में ठहरने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। हिलरी क्लिंटन पराजित हुई, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। ये अलग बात है कि मीडिया की छवि और वास्तविक क्षमता में बड़ा फर्क होता है और ये डोनाल्ड ट्रंप के उदाहरण से साबित हुआ कि वो वाचाल राष्ट्रपति तो थे लेकिन प्रभावशाली नीति निर्माता, राष्ट्रनायक के मोर्चे पर उनका मूल्यांकन अच्छा नहीं रहा और फिर अगले चुनाव में वो हार भी गए। भारत में इस तरह की प्रवृत्ति विकसित हुई है, लेकिन भारत का समाज अभी भी कई मायने में खाली मीडिया द्वारा नियंत्रित नहीं है। भारत में अभी भी सामुदायिक चिंतन, अस्मिता की राजनीति, अपने अपने समूहों के हितों की भी चिंता रहती है। खाली मीडिया के मोर्चे पर सफल होने से समाज में अपना असर बनाना अभी वो समय नहीं आया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा अस्मिता की राजनीति का दौर है जिसमें जाति का, भाषा का, धर्म का, इन तीनों का एक त्रिकोण बनता है और मीडिया में आप चाहे जो कहते रहिए, लेकिन उस त्रिकोण में जो एक अनुभव का संसार बनता है उसका भी एक योगदान होता है। पिछले दिनों में इसी सच को समझ करके भारत की राजनीति में सक्रिय लोग, सत्ता की दावेदारी में आगे आने की कोशिश करने वाले लोग अब मीडिया से प्रभावित समाज के उस हिस्से को ज़्यादा निशाने पर या लक्ष्य के तौर पर देखते हैं जो नई पीढ़ी कहलाती है, फर्स्ट टाइम वोटर्स, जिनके लिए जाति, भाषा, धर्म से जुड़ी अस्मिता का प्रश्न उतना प्रबल नहीं रहता है। ये नई पीढ़ी के लोग हैं जिनकी अपनी नागरिकता है, अपना आत्मबोध है, अपनी प्राथमिकता है और ये वैश्वीकरण से प्रभावित पीढ़ी भी है, जहाँ पर अपना अतीत और अपना भविष्य दुनिया के अतीत और भविष्य के साथ जुड़ा माना जाता है और इसलिए अब मीडिया में भी एक सामाजिक दरार या सामाजिक दूरी का महत्व दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर मीडिया का प्रबंधन नई पीढ़ी को केंद्रीय शक्ति के तौर पर स्थापित कर रहा है और अब मीडिया में जो प्रचार है, जो छवि निर्माण की कोशिश है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के विरोधी दलों के नेताओं तक का अपना अपना कौशल सामने आ रहा है। उदाहरण के लिए श्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल के कार्यकाल में धीरे धीरे भारत की छवि को बनाने वाले सबसे असरदार नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। वह नई पीढ़ी के मिजाज को समझ करके देश और विदेश में जो बड़ी घटनाएं हैं, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, उसके साथ अपने को जोड़ते हैं। नई पीढ़ी के सामने जो रोजगार का सवाल है उसको टालते हुए एक उत्सव जैसा माहौल बनाते हैं और इसका बड़ा असर पड़ता है। चंद्रयान के प्रक्षेपण से लेकर के क्रिकेट मैच में हाजिरी तक, ये सब भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में मौजूदा प्रधानमंत्री ज़्यादा करते हैं। उसका कारण ये है कि एक बड़ा तबका, कई करोड़ भारतीय मीडिया के जरिए ही अपने को परिभाषित करते हैं और मीडिया के जरिए ही अपने आसपास को समझते हैं। उसी के प्रभाव से पहले ट्विटर और फेसबुक में बहुत उदासीनता रखने वाले विरोधी दल के नेता के तौर पर उभरे श्री राहुल गांधी का भी उदाहरण सामने है। उन्होंने भी एक 3 महीने लंबी यात्रा की जो दैनिक मीडिया इवेंट की तरह से नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया गया
आज वो केरल से निकले, आज वो कर्नाटक में हैं, आज उन्होंने कुछ विद्यार्थियों से बात की, आज कुछ किसानों से मिले, आज कुछ ट्रक ड्राइवरों के साथ चर्चा की, आज ढाबे पर चाय पी। यानी रोज की जिंदगी से जुड़े हुए राहुल गांधी की उपस्थिति मीडिया के जरिए आई है। ऐसा है नहीं, राहुल गांधी अपनी निजी परिस्थितियों के कारण अति सुरक्षित व्यक्तित्व के तौर पर हम लोगों के बीच में सामने आए हैं। पहले उनकी दादी की हत्या हुई, फिर उनके पिता की हत्या हुई, तो उनका पूरा तरुणाई का समय और तब से लेकर अब तक का सार्वजनिक जीवन बहुत सीमित संपर्क का जीवन है। लेकिन मीडिया का ऐसा प्रबंधन किया पिछले 3 महीने की यात्रा के दौरान कि उनको देख करके लोगों को लगता है कि बस अभी ही तो देखा था, अभी तो यहाँ से गुजरे थे, अभी ही तो उनको सुना था। तो मीडिया का ये जो संसार है, ये एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाता है, छवि बनाता है और एक तरह की एक कृत्रिम लोकप्रियता भी पैदा करता है। कभी कभी ये असर करता है, कभी कभी सच और छवि में जो अंतर होता है वो अगर लोगों के ध्यान में आ गया तो फिर उनको मीडिया के बारे में शक होने लगता है। जैसा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हुआ। डोनाल्ड ट्रंप एक बार अति लोकप्रिय सिद्ध हुए, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो कार्य किए, नीतियां बनाई, माहौल बनाया, उससे लोगों के मन में उनका मूल्यांकन बदल गया। अब भारत में ऐसा होगा कि नहीं, देखना बाकी है और आशा करनी चाहिए कि मीडिया का संसार और अनुभव का संसार, इसके बीच में एक जो अनिवार्य दूरी होती है, उसका विवेक दर्शकों को, विशेष तौर पर नई पीढ़ी को होगा और वो अपने निर्णय में, अपने दृष्टिकोण निर्माण में सच और सच की परछाई का फासला समझे। अब आइए देखें उन उदाहरणों को जिसमें मीडिया के साथ तारतम्य का अभाव है। जैसे कुछ राज्यों में अगर आप देखें नज़दीक से तो गुणात्मक अंतर हुआ है, नीतियों के कारण, कार्यक्रमों के कारण, लेकिन मीडिया के बारे में एक सूझबूझ के अभाव के कारण छवि निर्माण में उनको सफलता नहीं मिली। मेरे सामने 3 उदाहरण हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्होंने पिछले 25 साल लगातार चुनाव जीत करके एक नए तरह का कीर्तिमान स्थापित किया है और मीडिया का सजग इस्तेमाल करके उनकी छवि एक वैरागी, एक विदेह, एक निस्वार्थी और एक सरल व्यक्ति की बनी है। ऐसा है कि नहीं, ये उड़ीसा के लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम, लेकिन उड़ीसा में जो कुछ हो रहा है उसमें से बेहतरी का सारा श्रेय नवीन पटनायक के जिम्मे, और अगर कुछ हो रहा है गड़बड़ तो विरोधी दल, आंदोलन, नक्सलवादी और भ्रष्ट उद्योगपतियों के ही खाते में जमा होता है। इसी तरह से एक और उदाहरण है राजस्थान का, जहाँ पर राजस्थान की सरकार कुल मिलाकर के मीडिया प्रबंधन के अभाव में 2 झगड़ रहे मंत्रियों की सरकार के तौर पर दिखाई पड़ती थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का झगड़ा ऐसा चारों तरफ फैला गया कि राजस्थान में कुछ और हो रहा है, इसकी जानकारी राजस्थान के लोगों को भी नहीं है, जबकि राजस्थान की सरकार ने कई ऐसे काम किए जो उनको बेहतर शासित राज्य की श्रेणी में ला सकते थे। आखिरी उदाहरण बिहार का है। बिहार में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ राजनीति में बल्कि अर्थव्यवस्था में भी, विकास के सवालों में भी एक कारगर हस्तक्षेप का प्रयास किया है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर शराबबंदी तक कई साहसिक फैसले किए हैं। लेकिन बिहार में शासन के नाम पर क्या चल रहा है, इसको कैसे बदला जा रहा है, कैसे बेहतर किया जा रहा है, इसको बिहार के लोग अनुभव के बावजूद अपने चिंतन में शामिल नहीं कर पाते, क्योंकि मीडिया प्रबंधन बहुत असंतोषजनक है। और वैसे भी बिहार की मीडिया संस्कृति दिल्ली से एक तरह से प्रभावित रहती है और दिल्ली की चर्चा ज़्यादा, पटना और भागलपुर और मुजफ्फरपुर और दरभंगा की चर्चा कम। बिहार के मुख्यमंत्री देश के तमाम मुख्यमंत्रियों में शायद सबसे ज़्यादा सुशिक्षित लोगों में गिने जाएंगे, लेकिन हम उनको औसत देश दर्जे का नेता ही मानते हैं, क्योंकि मीडिया में इस बात की जानकारी लगभग नहीं है कि वो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, वो तीसरी पीढ़ी के राजनीति करने वाले, जयप्रकाश आंदोलन के बेदाग नेता और समाजवादी प्रशिक्षण से उभरे हुए मुख्यमंत्री हैं। तो मीडिया की अगर आप उपेक्षा करेंगे तो आपके गुणों की चर्चा नहीं होगी और आप
औसत छवि के शिकार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, अशोक गहलोत और नवीन पटनायक के इस उदाहरण की तुलना से हमें मीडिया की ताकत का अपने आप अंदाज लगेगा। मीडिया का जो रहस्यमय संसार है, इसकी उपेक्षा करने का क्या परिणाम होता है, ये हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के उदाहरण से देख सकते हैं। नीतीश कुमार इस समय के मुख्यमंत्रियों की लंबी कतार में शायद सर्वाधिक सुशिक्षित व्यक्तियों में से होंगे, सर्वाधिक प्रशिक्षित भी होंगे। उनको जन आंदोलन का प्रशिक्षण जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में बिहार आंदोलन के दौरान 74 में मिला। वैचारिक प्रशिक्षण समाजवादियों की अगली कतार के नेता कर्पूरी ठाकुर से लेकर किशन पटनायक से मिला। उन्होंने शिक्षा से लेकर प्रशासन में कई साहसिक पहल किया, जैसे महिलाओं का आरक्षण सबसे पहले बिहार में दिया गया। शराबबंदी बिहार में साहस के साथ और जिद के साथ लागू की जा रही है, लेकिन न तो शराबबंदी के समर्थक गांधीवादियों को और न ही महिला आंदोलन के नायक नायिकाओं को बिहार की सरकार का यह सब गुण दिखाई पड़ता है। चर्चा में बिहार की छोटी मोटी घटनाएं, अराजकता का माहौल, दिशाहीनता, गुटबंदी, गठबंधन का बनना और बिगड़ना, और उस सब में औसत छवि के एक मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार की उपस्थिति। मुझे लगता है कि मीडिया और जनता के बीच में सेतु का काम करने के लिए राजनेताओं को अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी। मीडिया प्रबंधन का क्या परिणाम होता है, इसका एक खराब उदाहरण बिहार के शासन और बिहार के मुख्यमंत्री का लिया जाता है। भारत के मुख्यमंत्रियों की लंबी कतार में शायद श्री नीतीश कुमार सर्वाधिक सुशिक्षित, वो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रहे, सर्वाधिक प्रशिक्षित, वो बिहार आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन से लेकर समाजवादी आंदोलन में किशन पटनायक और कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने का उनको मौका मिला। लेकिन छवि के रूप में उन्होंने जो काम किया उनकी चर्चा कम, और जो राजनीतिक उलट पलट हुआ उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण में भारत के तमाम राज्यों की तुलना में साइकिल देने से लेके आरक्षण देने तक में बिहार की अगुवाई सराहनीय है। लेकिन इसकी चर्चा समाज वैज्ञानिक करेंगे, शायद इतिहास भी करेगा, लेकिन आज के मीडिया में इसकी चर्चा नहीं है। चर्चा का विषय नीतीश कुमार का अपना राजनीतिक समीकरण है, वो किस दल के साथ कब रहे, कब तक रहेंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा। क्या वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, क्या वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसे नेताओं का मीडिया प्रबंधन अगर बेहतर हो तो उनकी छवि आसमान पर पहुंच जाए। लेकिन चूंकि मीडिया की उपेक्षा है, इसलिए उनको औसत दर्जे का ही एक जोड़ तोड़ करने वाला राजनीति समझा जाता है। दूरदर्शी, परिवर्तनकारी, विकास साधक ऐसा उनकी छवि नहीं बनती है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति और मीडिया के बीच का जो बदलता रिश्ता है, उसको समझने के लिए नरेंद्र मोदी की चमकदार छवि से लेकर नीतीश कुमार की लगभग अनुपस्थिति हमारे लिए कई पाठ पढ़ाती। दोस्तों, आप इसी तरह नीति देखते रहिए और लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए और हमें बताइए कि और क्या क्या किया जाना चाहिए और आप क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम के विषय में। अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।